बेटा आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो क्या? हाँ, आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहे हो बेटा? बहुत बढ़िया। चलो, अब विजिबिलिटी भी आएगी, ठीक है। आज ये बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि सुबह सेशन लगा हुआ है, तुम सब गायब थे आज, है ना? इतने अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब तुम लगाते तो मजा आ जाता। नहीं, तुम प्रेजेंट थे ठीक है, पर ऐसे सेशन छोड़ा मत करो यार, मतलब 2-3 घंटे लगते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अरेंज करना, सी सेटिंग करना ना, सारे सब टॉपिक वाइज डिवाइड करना कि किस सब टॉपिक पे कितने आए थे और कितने क्वेश्चन देने हैं, कितने प्रैक्टिस कराने हैं। क्या कुछ ऐसा कुछ करें कि सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाए नीट के अंदर? ये पूरी स्टडी सोच के तो चीजें लेकर के आते हैं। चलो खैर, अपने बच्चों से तो कहा कि हाँ भाई तुम मतलब जो भी स्ट्रेटेजी बनाने सोच करके यार तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। बायोलॉजी में, हाँ बेटा, बायोलॉजी में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 360 आउट ऑफ 360। सुन लो मेरी बात, ठीक है। तो अपना 100% हम दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं जो 360 आउट ऑफ 360 आप कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको आप लगता है कि यार ठीक है इसको भी बायो में स्कोर करना चाहिए, या मतलब वो भी छूट चुका है, ट्रैक से हट चुका है, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म कर देना कि एमडी सर और तरुण सर बायो में कुछ खतरनाक सा करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो अलर्ट रहे एकदम, ठीक है। हाँ, 360 आउट ऑफ 360 तुम्हारा तो मतलब तुम्हें तो एक नंबर कम नहीं आने देने चाहिए, समझ में आया? एक नंबर कम नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, समझे? और मैं कह रहा हूँ नीट तक मैं 5 बार, 3 से 4, 3, 4, 5, मतलब लास्ट ईयर 4 बार कराया था, तो कम से कम 4 बार तो समझो, 4 बार रिवीजन हो जाएगा, समझे? अरे वॉइस आ रही है बेटा, रिफ्रेश कर, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। चलो आ जाओ, तो आज का टारगेट देख लो। क्लोनिंग वेक्टर चल रहा था, आज इसको कंप्लीट कराऊंगा। इसमें आज, अच्छा वो क्वेश्चंस आज डाले नहीं है मैंने, ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चंस तो मैं करा दूंगा अगली बार में, इतना तुम कवर कर लोगे ना आज, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ करा दूंगा। क्लोनिंग वेक्टर आज मैं इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, लेग जेड जीन वाला, समझे? हाँ, कल मैंने ड्रग रेजिस्टेंट वाला करा दिया था, रिवाइज करा दूंगा उसको मैं। आज मैं होस्ट भी कंप्लीट करा दूंगा, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा, खत्म नहीं हो पाएगी आज इसलिए, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें मैं पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ए से जेड तक कराऊंगा, यानी इनडायरेक्टली इस प्रोसेस में पूरा चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, ओके। बहुत बढ़िया। देखो जूलॉजी मैं तो मिड जैन तक एंड कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स मिड जैन बोल रहा हूं, मैक्स टू मैक्स, उससे पहले ही कर दूंगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स मिड जैन, समझे? हाँ, क्योंकि अब तुम ही देखो यार, बायोटेक अपनी खत्म हो रही है, ठीक है, एक चैप्टर बायोटेक का बचा है और एक इवोल्यूशन, खत्म, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर बायोटेक का है और एक एवोल्यूशन, ठीक है, और ये चैप्टर खत्म ही हो गया बायोटेक का ये वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर में हार्डली 3-4 क्लास मैक्स टू मैक्स, क्योंकि वो एप्लीकेशन है उसके अंदर, ठीक है। चलो 4 मान लो, खूब मैं उसमें प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो इवोल्यूशन में 4 या 5 क्लास मान लो, इवोल्यूशन में खूब आराम से कराऊंगा इवोल्यूशन, तो 5 क्लास, तो 5 और 4 9 क्लास आज के बाद, आज के बाद नहीं, आज के बाद एक क्लास और लगेगी, हाँ ठीक है, उसके बाद 9 क्लास हैं, ठीक है, टोटल 10 क्लासेस हैं। अब तुम डिवाइड कर लो, 10 क्लासेस, मतलब मैं बिल्कुल फैल फैल के पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, फैल के मतलब रिलैक्स होके पढ़ाऊंगा, तो 10 क्लास हैं, नहीं तो 8 क्लास के अंदर का टोटल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा रिवीजन, लास्ट लेक्चर में मैंने देखो क्या क्या बता दिया था। डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम ये मैं करा चुका था, लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर वाली बात कंप्लीट कर दी थी, कंप्लीट नहीं की थी, चल रहा था वेक्टर, फिर भी मैं बता देता हूं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। पॉलीमरेज टाइप फर्स्ट यूज करते हैं, लाइगेज T4 लाइगेज यूज करते हैं, कहां से आइसोलेट करते हैं T4 लाइगेज को?
बताओ कहां से आइसोलेट करते हैं, कोई बता सकता है? T4 लाइगेज को कहां से आइसोलेट करते हैं बेटा? 3 वीक में मिड जैन ऐसे बेटा, 1 वीक तो यही हो गया, ठीक है, और 2 वीक वो मिड जैन तक। ये तो मैं मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूं, मैं खींच करके मैक्स, इतना मैं कराता नहीं हूं, ठीक है। हाँ, बायोटेक का जो दूसरा चैप्टर होगा, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर होते हैं उसके अंदर, और इवोल्यूशन में 4 ही लेक्चर होते हैं, 4 और 3 7 लेक्चर होते हैं, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं, समझ रहे हो, फैल फैल के पढ़ाऊंगा समझ रहे हो ना। हाँ, तो मैंने इतना बोला है, ठीक है। मिड जैन में जूलॉजी एंड होगी गारंटी, ठीक है। वेक्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे सही लिख रहे हैं, T4 बैक्टीरियोफाज, ये मत भूलना, T4 बैक्टीरियोफाज बिल्कुल सही, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ग्लू, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं क्योंकि ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, और मॉलिक्यूलर सीजर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, क्लियर है। वेक्टर मैंने चालू कर दिया था। क्लोनिंग वेक्टर की बात है, वेक्टर होता क्या, इट इज अ मॉलिक्यूलर व्हीकल। व्हीकल का मतलब है जो जीन को बिठाता है और होस्ट में लेकर के जाता है, क्लियर है। वो मॉलिक्यूलर व्हीकल है जो जीन को बिठा करके होस्ट में लेकर के जाए, वो मॉलिक्यूलर व्हीकल है, क्लियर बिल्कुल। हाँ बेटा, तो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, भाई वेक्टर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, वो बता रहा हूं मैं। प्लाज्मिड भी हो सकते हैं वेक्टर, और वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फाजमिड, प्लाज्मिड, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज किया था, समझे। हाँ, बैक्टीरियल, हाँ, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड तो मैक्सिमम हम प्रोकैरियोटिक जीन को अगर ट्रांसफर करना है तो प्लाज्मिड यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज को भी यूज करते हैं, यस, बैक्टीरियोफाज के अंदर एबिलिटी होती है अपने जीनोम को होस्ट जीनोम के संग जोड़ने की। तो सोचो इसके जीनोम के संग अपने जीन को बिठा दो, तो ये जाके खुद जोड़ेगा तो अपने जीन को भी जोड़ देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो बात करनी है एनसीईआरटी ने, वो करनी है प्लाज्मिड की और बैक्टीरियोफाज की, ठीक है। जिसमें बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, जब होस्ट में जो जाएगा और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, जिसका जितना कॉपी नंबर होता है वो उतनी कॉपी तो बनाएगा ही बनाएगा। जैसे बैक्टीरियोफाज के पास एबिलिटी होती है कि होस्ट में जाकर के अपनी ढेर सारी फोटोस्टेट कॉपी बना लेना, तभी तो मारेगा उस सेल को, ठीक है। तो इसलिए हमने बैक्टीरियोफाज को ले लिया। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो मार ही देगा, तो हम इसको वेक्टर की तरह क्यों ले रहे हैं, हम मारने वाले जीन को कट करके निकाल देंगे ना, हम सिर्फ उसकी उसकी जगह कौन सा जीन लगा देंगे, जो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है पहुंचाना है वहां पर, उस दुष्ट को निकाल के बाहर फेंक देंगे और आपके जीन को वहां बिठा देंगे और उसको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया में लेके जाएगा, उसको मारेगा भी नहीं और आपके जीन को जोड़ देगा, मल्टीपल कॉपी बन जाएंगे, ये तो हम चाह रहे थे। तो बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। हाँ, प्लाज्मिड का, कुछ प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 4 से 5 भी होता है, मैंने लिखा दिया 1 और 2 कॉपी नंबर, कुछ का 15 से 100 तक कॉपी नंबर होता है, समझे। हाँ, तो प्लाज्मिड को भी बहुत यूज किया जाता है, और मैं सारे एग्जांपल आपके किसके देने वाला हूँ, प्लाज्मिड के, क्योंकि एनसीईआरटी ने प्लाज्मिड की बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हम बात करेंगे वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मतलब की थी हमने कल, ये कल का रिवीजन चल रहा है। तो कल मैंने बताया था ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ये होना चाहिए। ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन का मतलब है सेल्फ रेप्लीकेटिंग एबिलिटी है इसके पास, इसके होने का मतलब है कि भाई खुद रेप्लीकेट कर लेता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमें चाहिए भाई, ये तो होना ही चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे, कल मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, या लैक जेड जीन होगा जो लैक ओपरोन में होता है। तो मैं आज लैक ओपरोन का एक बेसिक समझाऊंगा आपको, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका डिटेल्ड पढ़ने वाले हो उसका, ठीक है। पर बेसिक में इतना कर दूंगा कि हाँ आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे कि लैक जेड जीन, ठीक है, भी सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर सकता है, कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आज इसका, ठीक है। अच्छा, ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं जैसे आपको तो पता है नहीं है ना कि आपका रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, फिर रिकॉम्बिनेंट होस्ट में गया या नहीं गया, यही तो काम करते हैं। ये बताते हैं कि रिकॉम्बिनेंट भी बन गया और रिकॉम्बिनेंट होस्ट में चला भी गया, यानी रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करना जानते हैं कि देखो वो वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इन ट्रांसफॉर्मेंट में ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसको बताने का काम करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्वेश्चन आता है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, को सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना, बताना ये है, जिससे कि आप आराम से ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट ढूंढ लो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट गया हो, बस उसको निकाल लो शांति से बड़े बड़े फर्मेंटर में डाल करके, ठीक है। अपना बायोटेक्नोलॉजी का जो भी आपको वर्क करना है वो वर्क करो,
बेस्ट तरीका बताओ, आई या नहीं आई? टेस्ट नोट्स तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है, बस अभी इस क्लास के जस्ट बाद सेंड हो जाएंगे, ठीक है, और पहले वाला भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, पर तुम यार समझो, मतलब टेस्ट नोट्स तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार एक आ भी जाया करो, थोड़ा मुझे मोटिवेट करके चले जाया करो। जब तुम्हें मैं मोटिवेट करता हूँ तो मेरा भी तो डिमोटिवेशन हो जाता होगा, मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं क्यों जाऊंगा वाईटी पे, बताओ, मैं कैंसिल कर दूंगा वाईटी पे जाना, ठीक है। अगर मैं रात के 12-1 बजे तक, बिलीव नहीं करोगे, 1 बज गया था, ठीक है, मतलब सारे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, ये वो क्या क्या हो सकता है, कितने, मतलब पूरा एनालिसिस करके, ठीक है, क्योंकि मतलब मैं चाह रहा हूँ मेरे मेरे हर सेशन का फायदा हो, मैं कुछ भी, अगर मैं 1 मिनट के लिए भी आ रहा हूँ ना, तो तुम्हें उसका नीट में फायदा मिल जाए बस। मैं कहानी भी लेके आ रहा हूँ तो उसमें ही फायदा मिल जाए, ठीक है, जैसे अभी मैंने बहुत प्यारा शॉर्ट्स अभी तैयार किया है, उसमें पीछे मतलब बहुत मेहनत है उसके पीछे, और एडिटिंग भी तगड़ी है, क्योंकि रियल पूरा एक एक चीज समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में वैक्सीन की डिस्कवरी हुई क्या थी, गजब कहानी है वैक्सीन की डिस्कवरी की, वो पूरी कहानी में रिप्रेजेंट की है, तब तुम समझ पाओगे एक्चुअल में वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई, और लुईस पास्चर का रोल क्या था, मतलब अल्टीमेट, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें 1 मिनट के अंदर, सोचो 1-2 मिनट के अंदर, तो मेरी उस 2 मिनट के लिए मेरे 4-5 घंटे लगते हैं, तो बस थोड़ा अपनों से तो रहता ही है ना कि यार अपने तो यार मोटिवेट कर ही देंगे मुझे आकर के, ठीक है, मुझे बाहरों से क्या मतलब, अपने तो मोटिवेट करने आ ही जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझना, कल एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कौन सा करता, अच्छा पहले पूरा कंप्लीट तो कर दूं, ठीक है भाई, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, अगर अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर चला गया, समझना, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर जुड़ गया, मतलब सेलेक्टेबल मार्कर के 2 टुकड़े हो गए, यानी वो जीन इनएक्टिवेट हो गया, अगर कोई फॉरेन जीन सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर जुड़ता है, समझ रहे हो, और जुड़ेगा कहां, जहां उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, तो रिस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअल में सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, तो सेलेक्टेबल मार्कर आपके काम का है, पर ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर आपके काम का नहीं है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, क्योंकि उसमें कट ही नहीं लगेगा, जब कट ही नहीं लगेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे रिकॉम्बिनेंट बना है नहीं बना, यानी आपको सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, तब एक्चुअल में आपका सेलेक्टेबल मार्कर काम का है, समझ रहे हो ना, हाँ, एक्चुअल में वो काम का है, एक्चुअल में वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, समझे, तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बेस्ड ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लेगजेड जीन, सेम इसका भी इनएक्टिवेशन होगा, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जैसे मैंने कल समझाया भी था, एक प्लाज्मिड है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसके अंदर क्या है, आप बोलोगे रिस्ट्रिक्शन साइट, किस एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट है, EcoR1, क्या साइट होती है, GAA-TTC, क्योंकि हिंद 2 की TT पहले आएगा उसके अंदर, ठीक है, ये आपने जीन ले लिया, जब दोनों को कट करके जोड़ोगे तो 2 कंडीशन आएंगी, हो सकता है इसका रीलाइगेशन हो जाए, वापस चिपक जाए, हो सकता है ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, ठीक है, इसमें इंसर्ट हो गया तो एक्चुअल में इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के 2 टुकड़े हो गए, आधा चला गया, आधा चला गया, तो अब ये काम नहीं करेगा, यहां काम करेगा, यानी अगर कोई जीन इसमें इंसर्ट होगा तो जिस जीन के अंदर इंसर्ट होगा उसको इनएक्टिवेट कर देगा, यही बताता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होने का मतलब है कि आपका रिकॉम्बिनेंट बन गया, या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, सिंपल, इस टेक्निक का हमने यूज किया है, ठीक है, और फिर मैंने कल कहा था बेटा क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट का मतलब है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है, यार थोड़ी सी ठंडी सी लग रही है, आज इसकी जैकेट धुलना चली गई है तो मैं एक नॉर्मल सा ऐसे डाल लेता हूँ, है ना, चलेगा क्या, थोड़ी सी हाथों में ठंडी सी है, मुझे लगा काम चल जाएगा पर चल नहीं रहा, क्योंकि इसकी हुडी को मैंने धुलने डाल दिया है, वो सूखी है नहीं, गीली पहन नहीं सकता मैं, एक ही हुडी है, ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, ओके चलो, ओके, तो कल मैंने बोला था कि कम से कम आपको 10 बार इस डायग्राम को, दौड़ेगी तो गुरु जी, ठीक है, इस डायग्राम को कम से कम 10 बार आपको बनाना है, तो कितने मेरे प्यारे से बच्चे थे जिन्होंने मेरी ये बात मानी है, मतलब सच बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, जिन्होंने भी बात मेरी मानी होगी ना, अगर उनका कहीं बॉर्डर लाइन पर रुक रहा होगा तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा उनको पुश करके निकाल देना, ऐसी मेरी विशेष होगी, अगर थोड़ी बहुत है तो विश लग जाएगी, ठीक है, सॉरी नहीं,
सॉरी नहीं, मुझे चाहिए वो बच्चे जो एकदम मतलब डेडिकेशन से, उनको मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। अगर मेरे गुरु ने बोल दिया ठीक है तो मुझे करना है, चाहे मेरा टेस्ट हो ना हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर कोई ऊपर वाला है जिसे आप मानते हो, अगर आप अपने गुरु को फॉलो करते हो, तो वो आपके साथ है, ध्यान रखना। मेहनत तो सर्वप्रथम है ही भाई, टॉप पर तो मेहनत है, पर मेहनत भी उसकी काम आती है जो, समझ रहे हो ना। अपने अगर इधर गुरु बनाओ मत, बनाया तो 100% फॉलो कर लो उसको। और मैं सच कह रहा हूं, कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, ये मैं खुद फील किया है, खुद फील किया है इस चीज को, इसलिए ठीक है। चलो चलो ठीक है, जिसने बनाया बेस्ट है। मैंने कल बताया था PBR 322। पी मतलब होता है प्लाज्मिड, बी मतलब होता है बॉलीवर, आर मतलब होता है रॉड्रिक्यूज 322, यानी उन्होंने उस लैब में 322 नंबर का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया था, जिसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं, वेक्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर है बिल्कुल। इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा PBR 322 में कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं, और कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हैं। आप बोलोगे यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर है, और जो कितने होते हैं, दो, एक एम्पेसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इनके अंदर क्लोनिंग साइट्स कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट इन PBR 322 सेलेक्ट करने को पूछेगा। आप बोलोगे 8 क्लोनिंग साइट होती हैं। यस, लिखते जाओ कमेंट के अंदर, 8 क्लोनिंग साइट्स होती हैं, मेरे बोलने से पहले लिखो, 8 क्लोनिंग साइट्स होती हैं। क्लियर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आएगा बिना देखे, ठीक है, से मत देखना, देखता हूं किस कितनों को बताए। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा, रोप, ROP, रोप एक जीन था ORI के पास, जो उन प्रोटीन को बनाता था जिनकी हेल्प से ये प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा। रोप में कौन सा, रोप में कौन सा, हाँ बेटा बिल्कुल सही, रिकॉग्नाइजिंग साइट होता है। PVU1 या PVU2, बेटा 1 तो नहीं होगा, PVU2 होगा, बिल्कुल सही, PVU2। अच्छा, मैं आपसे कहूंगा बेटा, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट्स होती हैं, एम्पेसिलिन ड्रग रेजिस्टेंट जीन के अंदर क्लोनिंग साइट बताओ। PVU1, PVU1 और पेस्ट बन, तो बन तो वहां आ गया, तो नीचे तो 2 ही होगा ना। अगर मैं तुमसे पूछूंगा टेट्रासाइक्लिन के अंदर बताओ, टेट्रासाइक्लिन के अंदर बताओ कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं टेट्रासाइक्लिन में। यस, बाम H1 और साल बन, यस बाम H1 और साल बन, अब आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, बाम H1 और साल बन, ठीक है। अच्छा, कितनी क्लोनिंग साइट आउटसाइड सेलेक्टेबल मार्कर, आउटसाइड सेलेक्टेबल मार्कर जो काम की नहीं है, चार आउटसाइड सेलेक्टेबल मार्कर है जो काम की नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि बेटा इको आर्बन सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है बाहर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हिंद थर्ड सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होता है या बाहर होता है। PVU सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होता है बाहर होता है, मतलब सारी मैं बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। और क्ले भी ध्यान रखना, इको आर्बन के अलावा क्ले ये भी बाहर होता है। तो इसमें पी रोप जो जीन होता है बेटा, ये उन प्रोटीन को बनाता है जो ORI साइड से बाइंड करके इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपके सामने, इन पर क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था, सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज कर रहे हैं, पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल जो मतलब लैब में करते हैं, एग्जैक्ट लैब में, ठीक है। हाँ, एक दिन तो मैं लेके चलूंगा एक ऐसी जगह, मजा आ जाएगा तुम्हें, चलोगे। हाँ, जहां मेरी डॉक्टरेट हुई है वहां लेके चलूंगा, और जितनी भी तुम जो पढ़ रहे हो ना बायोटेक में, मैं सबसे रूबरू कराऊंगा तुमको, एक दिन देखना, लेके चलूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। मेरे गुरुजी पहले उसके डायरेक्टर हुआ करते थे उस इंस्टीट्यूट के, ICMR के। फिर मतलब फिर वो हो गए DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी जितने भी मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग एम्स, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सब उनके अंडर में आते हैं। मतलब DG का मतलब होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ ठीक है, मतलब डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी जितने भी इसके अंडर में सब चीजें आती हैं मेडिकल संबंधित उसके DG। और बाद में वो हो गए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, हाँ, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ,
हाँ, डॉक्टर वीएम कटोच जो अब रिटायर हुए हैं, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी। तब फिर अब एक बार परमिशन लेकर के फिर मैं पूरा एक एक चीजें आपको विजिट कराऊंगा। और एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोटेक में हम इन चीजों को करते कैसे हैं। पूरा जब तुम एक बार देख लोगे ना कि एक्चुअल में कैसे प्लेट कस रहा हूँ, कैसे उसमें पोर कर रहा हूँ, जेल पोर कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, 10-10 5-5 मिनट के अंदर मैं एक बार मतलब परमिशन लेकर के इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी जिसमें मैंने काम किया था, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी बहुत बड़ा होता है बेटा। ठीक है, हाँ, तो कैसे हम 3D इमेज निकालते थे बताऊंगा तुम्हें एक दिन पहले। अब तुम पहले नींद निकालो पहले, ठीक है, मतलब गजब, मतलब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी बात है। लैब में आपने एक बीकर लिया, एक पाउच आता है जिसमें पीबीआर 322 था, आपने उठा करके डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया आपने पीबीआर 322। अब आपको क्या क्या डालना है, एक लाइगेज डालना है, ठीक है, कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज डालना है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है। डाल दिया आपने, दो कंडीशंस आएंगी, या तो रीलाइगेशन हो जाएगा या रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब एक बीकर लोगे जिसमें आपने इकोलाई डाल रखे हैं, उस पूरे बीकर को इस बीकर में डाल दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगेन तीन कंडीशन आएंगी, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ हो सकता है रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया, हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया हो। तो तीन तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको इस बीकर के अंदर। अब आपने इस बीकर में देखना चाहते हो कितनी कंडीशंस हैं, उसके लिए एक प्लेट लोगे, उस प्लेट में आपने न्यूट्रिएंट अगर अगर आता है सॉलिड मतलब उसकी लेयर बन जाती है, उसके ऊपर उन बैक्टीरिया के घोल को लेकर डाल दोगे। आपको तीन टाइप की कॉलोनी देखने को मिलेंगी। एक, अभी आपको पता नहीं कौन सी कॉलोनी है, ये पता नहीं है कॉलोनी कौन सी, तीन कॉलोनी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, ये तो मैंने मेंशन कर दिया है पहले से ही। ठीक है, ठीक है, तीन कॉलोनी देखने को मिल रही है। ये आपको पता नहीं है क्या है, ये मान लो ये पता ही नहीं है आपको, ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है नंबर 1 2 3 क्या है ये आप जानते ही नहीं हो। पर इस प्लेट के अंदर आपने एंटीबायोटिक नहीं डाली थी, तो सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे इसमें। ठीक है, चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, नॉन ट्रांसफरमेंट हो, सब ग्रो कर जाएंगे, कर गए। अब आप रेप्लिका लगाओगे, रेप्लिका का मतलब है इन सारे बैक्टीरिया को इधर ट्रांसफर करोगे इस प्लेट पर, इस पर एक में आपने एम्पिसिलिन डाली है, एक में टेट्रासाइक्लिन डाली है। क्यों? क्योंकि आपने जो वेक्टर यूज किया है उसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। ठीक है, अब देखो यहाँ तीन कॉलोनी है, तुमने यहाँ देखा यहाँ दो ही कॉलोनी मिली। एक कॉलोनी जो नंबर 1 वाली कॉलोनी थी, नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। नंबर 1 कॉलोनी यहाँ पर मिल गई, सॉरी नंबर 1 गायब है ही नहीं ग्रोथ, ये दो कॉलोनी मिल रही है। इस प्लेट पे देखा, इस पे भी नंबर वन कॉलोनी क्या नहीं है, यानी नंबर 1 कॉलोनी ना इस प्लेट पर है ना इस प्लेट पर है, जबकि यहाँ है। ये क्या बता रही है, यानी कोई बैक्टीरिया ऐसा था जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, बेचारे के पास कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट पावर नहीं थी, यहां भी मारा गया, यहां भी मारा गया। अगर कॉलोनी या ग्रोथ दोनों ही प्लेट में नहीं हो रही, मतलब उसके पास कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट जीन एंटर ही नहीं किया, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। चलो, एक कॉलोनी ऐसी है जो दोनों ही जगह आ रही है, यहां दोनों जगह नहीं आ रही है, दोनों जगह आ रही है, यानी उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी है। भाई दोनों रेजिस्टेंस पावर है तभी दोनों जगह आ रही है, मतलब एक भी जीन में कट नहीं लगा, मतलब एक भी जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं बना, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्योंकि यहां कॉलोनी आ रही है। यानी कैसा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है। तो ये कॉलोनी जो होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, पर एक कॉलोनी ऐसी थी जो यहां तो आ रही है एम्पसिलिन में, पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही, एम्पसिलिन में आ रही है पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही, मतलब एम्पसिलिन वाला जीन तो ठीक है भाई का, पर टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया है। उठा लो इस कॉलोनी को यहां से। जो नंबर 2 कॉलोनी है, ये एक्चुअल में वो कॉलोनी है जो आप चाहते थे, आपने यानी इस मार्कर की हेल्प से तीनों कॉलोनी को अलग अलग कर लिया। अगर ये सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होता तो इन कॉलोनी को आप अलग कर पाते, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, इसको बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इन तीनों को अलग करने की एबिलिटी किसकी थी, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो यहां पर हमने सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा यूज किया है, एम ड्रग रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, फिर नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां सॉल्व होगा। क्वेश्चन आएगा कि एक प्लेट एम्पिसिलिन वाली प्लेट पर ग्रोथ नहीं है, टेट्रासाइक्लिन वाली ग्रोथ पे भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, बताओ कौन सा क्या कंडीशन होगी। तो आप बोलोगे उन चारों में से बताओगे ये दोनों ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, एम्पिसिलिन में ग्रोथ है और टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रोथ है, बताओ कौन सी, क्या कौन सा बैक्टीरिया होगा, दोनों में ग्रोथ है, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अच्छा, एम्पिसिलिन में है, टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है,
मतलब यहां पर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टेबल से। ये मैंने कहा भी था लिख के लाने हैं, ये लिख के लाने हैं, आप लिख करके लाए भी होगे, मतलब लिख लिया होगा अपनी नोटबुक पर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो, हाँ तो तेरा डाउट है, बता क्या डाउट है, डाउट बोल। कॉलोनी दिखती है बेटा, कॉलोनी दिखती है। बच्चे कैसे कॉलोनी को ऊपर से कैसे देख सकते हैं? इतनी बड़ी पैटी डिस्क आती है, इतनी बड़ी, लगभग इतनी बड़ी होती है, एग्जैक्ट इतनी बड़ी। इसमें बाकायदा बाकायदा कॉलोनी बनती है, गोल 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 कॉलोनी बनती है। अब चलो, मेरे पास लैपटॉप में तो पिक्चर पड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, जो काम किए थे, अगली बार स्लाइड में लगा दूंगा मैं। हाँ, नेकेड आई से देख सकते हो, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, बैक्टीरिया की कॉलोनी को देख सकते हो ना। वो ट्रांसपेरेंट जेल होता है, उस पर एकदम मोटी सी कॉलोनी आ जाती है, मोटी मोटी कॉलोनी, ऐसे 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 कॉलोनी आ जाती है, ठीक है। अगली बार टेंशन मत करो, मैं इसकी ओरिजिनल स्लाइड जो मैंने खुद काम की है वो लगा के दिखाऊंगा मैं। बेटा, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात आ गई, किसने खोज की है, सबसे पहले पहले पोस्टुलेट दिया जाता है, किसी का आइडिया था, ठीक है, उसके बच्चों ने कहा कि कुछ है, ठीक है, समझ रहे हो। जब साफ साफ आया, किसने एक्चुअल में कॉन्फिडेंस के साथ आइसोलेट करके दिखाया, ठीक है। तो अरबर साहब ने, मतलब ये कह सकते हैं, आपने आइसोलेट करके पहला भी आइसोलेट करके दिखाया, तो समझ रहे हो, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो प्रॉपरली आइसोलेट हुआ, करेक्टराइज हुआ, वो हिंद 2 था। समझे? हाँ। चलो, तो अब आज की स्लाइड चालू कर रहा हूं, वेक्टर के अंदर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसकी बात करते हैं और फिर मैं होस्ट कराऊंगा आज कंप्लीट, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर लैक जेड जीन, जब लैक जेड जीन की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको लैक ओपरॉन, क्योंकि लैक जेड जीन होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ओपरॉन। ओके, हाँ बेटा, तुम्हारे सबके डाउट देख लिए, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो लैक ओपरॉन है क्या, पहले समझो। लैक मतलब लैक्टोज बेस्ड, बताता हूं, इसका बेसिक करा दे रहा हूं मैं आपको आज।
ठीक है, अब यहां आ जाओ। पहले आपको बताना चाहिए ओपरॉन होता क्या है। पहले पता नहीं ओपरॉन है क्या। सर ओपरॉन ओपरॉन बोल रहे हो सर, मैं तो मॉलिक्यूलर भी पढ़ी नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी बात, पहले जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। ठीक है, समझो, इधर आओ। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए ओपरॉन है क्या। इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन। अभी आपको शायद पता नहीं है, अगर मैं यू कैरियोटिक की बात कर रहा हूं ना, यू कैरियोटिक के अंदर एक सिंगल सिंगल जीन एक्सप्रेस करता है, सिंगल सिंगल जीन एक्सप्रेस करता है, उसमें एबिलिटी होती है। बट अगर मैं बात करता हूं प्रो कैरियोट, तो प्रो कैरियोट में ग्रुप ऑफ जीन होते हैं। ओपरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, यानी कई जीन का कॉम्बिनेशन है, तब मिलकर के वो कोई एक काम कर पाते हैं। उसमें कोई एक प्रमोटर होता है, कोई एक ऑपरेटर होता है, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, तब मिलकर के वो आपके जो भी प्रोटीन है, जो भी फंक्शन, उसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओपरॉन की बात कर रहा हूं तो ओपरॉन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन विच प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। यू कैरियोट के अंदर ओपरॉन नहीं होते, वहां सिंगल सिंगल जीन एक्सप्रेस करने में एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप ऑफ जीन यानी कई जीन मिलकर के एक्सप्रेस करते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लैकोप्रोन। लैकोप्रोन क्यों बोला? लैकोप्रोन यानी ऐसा ग्रुप ऑफ जीन जो लैक्टोज बेस्ड है। किस पर आधारित है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या होती है? एक डाइसैकेराइड, मैंने बायोमोलिक्यूल में कराया भी था। एक डाइसैकेराइड है जिसको बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है। तो जिन बैक्टीरिया में लैकोपोरॉन होता है, वो तो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए इसको चालू करते हैं अपने अंदर। ठीक है, जैसे उन बैक्टीरिया के अंदर लैकोपोरॉन का स्ट्रक्चर बात करूं, स्ट्रक्चर कैसा होगा लैकोपोरॉन का? उसमें कई जीन होंगे। जैसे एक जीन है, ठीक है, ये है प्रमोटर, पी, पी फॉर प्रमोटर। एक है ऑपरेटर, ऑपरेटर, समझना। और तीन स्ट्रक्चरल जीन है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है यहां पर। ठीक है, ZYA, इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा? जेड, ये मैं सिंपल लिख रहा हूं, ऊपर लिख दूंगा स्ट्रक्चरल जीन, ZYA, ये स्ट्रक्चरल जीन है। समझने की कोशिश करना। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन है, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, समझना। ये पूरा क्या है? जीन है। ठीक है, सारे जीन है, ग्रुप ऑफ जीन। समझ में आपको? इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन। ठीक है, इसमें जो जेड है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम बनाता है। तो यहीं से इस जीन को कट करके हमने नाम दिया लेक जेड जीन। ठीक है, लैक्टोज ओपरन का जेड जीन। ठीक है, लेक जेड, लेक बाई, लेक ए, तीन जीन हो गए। ठीक है, इसको लिख ही देता हूं मैं पूरा, तुम्हें याद भी रहेगा। लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, लेक जेड। अब तुम्हें याद रहेगा, यहां से जीन उठाया, लेक वाई, लेक ए, जेड वाई ए। ठीक है, ये तीनों अलग अलग एंजाइम को कोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? अभी मैं बात करूं लेक जेड जीन, जो एक एंजाइम को कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसको बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेक जेड जीन किस एंजाइम को कोड करता है? ये करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये समझ में आ गया? अगर मैं बात करता हूं प्रमोटर, प्रमोटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। हमेशा डीएनए से पहले आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, वो साइटोसोल में जाता है, राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, ये तो मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, पी फॉर प्रमोटर, ये है प्रमोटर। प्रमोटर से कौन जुड़ा हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा हुआ है? प्रमोटर से। समझना मेरी बात, थोड़ा सा इसको आगे खिसका दें, इससे ऊपर। ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर से जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है प्रमोटर के ऊपर। ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज लिख दे रहा हूं मैं, आर एन ए। भाई डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाता है, समझे? हाँ। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कंप्यूटर अटैच होता है। ठीक है, कंप्यूटर इसलिए अटैच करते हैं क्योंकि थोड़ा इजी रहता है। अब ऊपर जाके चढ़ करके आप उसमें झांक करके देखोगे तो आप बहुत मतलब झंझट। अब तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपी से भी कंप्यूटर अटैच कर दिया है। आप आराम से स्क्रीन पर बैठ करके, बड़ी सी स्क्रीन पर आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या चल रहा है वो देखोगे। तो आप सब माइक्रोस्कोप से कंप्यूटर अटैच कर दिया है। ठीक है, अब समझो। तो आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ गया? प्रमोटर से। ठीक है, अब बात आती है ओ। ओ फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर से कौन जोड़ेगा? रेगुलेटर। यस, ऑपरेटर से कौन जोड़ेगा? रेगुलेटर। अब समझो, डायग्राम अलग बनाता हूं। ऑपरेटर से कौन जुड़ा हुआ है? रेगुलेटर। ये रेगुलेटर है, आर फॉर रेगुलेटर। रेगुलेटर। ये जब तक, ये मानो ये पटरी है, ये इंजन है, ये एक पत्थर है रेगुलेटर। जब तक ये यहां प्रेजेंट है, ये इंजन आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा। अगर ये आगे नहीं चलेगा तो इनसे एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेग जेट जीन एक एक एमआरएनए बनाता है। उस एमआरएनए से बनती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो, समझ रहे हो, गैलेक्टोज शुगर को तोड़ने का काम करता है वो एंजाइम। ठीक है, समझना मेरी बात। अब ये तो मैं समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब मैं समझा रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट, आपने एक प्लेट ली, समझना अच्छी तरीके से। या ऐसे ना लेकर के ऐसे लो। एक प्लेट लिया आपने, समझना, इस प्लेट में बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। इस प्लेट में कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, आपने इस प्लेट में डाल दी लैक्टोज। समझना, इसमें डाल दिया आपने ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और इस प्लेट में कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक बड़ा सा बैक्टीरिया बना के दिखा रहा हूं आपको। ये बड़ा करके दिखा दिया बैक्टीरिया। इस प्लेट में आपने ग्लूकोज डाला और गैलेक्टोज डाला। ग्लूकोज तो क्या है? ये तो मोनोसैकेराइड है, ये तो मोनोसैकेराइड है। डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेगा बैक्टीरिया, क्या करेगा? डायरेक्ट इसको खा लेगा और एनर्जी ले लेगा। डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको दो चीजें मिल रही हैं, आपको एक बना हुआ खाना मिल रहा है पर थोड़ा ही मिला आपको, फिर साथ में आपको दाल चावल नमक मिर्च भी अलग अलग मिल गए कि भाई जब खत्म कर लेना बना हुआ तब आपसे बना के खाना पड़ेगा। पर पहले तो बना के खाओगे नहीं, पहले बना हुआ खाओगे फिर बना के खाओगे। सिंपल सी बात है।
तो बैक्टीरिया भी डायरेक्टली पहले क्या करता है, ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेता है, अगर दोनों डाल रहे हो तो। ठीक है, अरे ग्लूकोज नहीं डाल रहे, गैलेक्टोज ही डाल रहे हो, उसको खिला रहे हो, तो वो गैलेक्टोज से पहले क्या करेगा, तोड़ेगा गैलेक्टोज को, क्योंकि गैलेक्टोज कैसी शुगर है, डाइसैकेराइड, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है इसका। ये कैसी शुगर है, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड जो होती है वो पहले बैक्टीरिया इसको तोड़ेगा। बैक्टीरिया गैलेक्टोज को क्या काम करेगा, तोड़ेगा। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करता हूं, गैलेक्टोज, तो बैक्टीरिया गैलेक्टोज को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा गैलेक्टोज को, ग्लूकोज। गैलेक्टोज किसमें टूटती है, गैलेक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनती है, लैक्टोज, अच्छा लैक्टोज, मैंने गैलेक्टोज लिख दिया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है, अच्छा अच्छा अच्छा। लैक्टोज लिखना है, लैक ओबरॉन है ना, लैक्टोज बेस्ड, सॉरी, तभी मैं कहूँ क्या हो क्या रहा है, ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज, अरे मैंने गैलेक्टोज यहां भी लिख दिया, अरे भाई कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, लैक्टोज भाई, अभी तो बायोमोलिक्यूल खत्म किया ही है, तो ग्लूकोज को तो डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेगा ये, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर लैक्टोज अगर आप ये इनटेक करेगा लैक्टोज, तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। लैक्टोज दो शुगर के मिलने से बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो जब भी मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, कौन प्रेजेंट होगा, लैक्टोज, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, लैक्टोज इस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। जैसे आपने लैक्टोज डाला, कि लैक्टोज क्या काम करेगा, ये लैक्टोज सीधा रेगुलेटर से बाइंड करेगा, और रेगुलेटर को यहां से कहेगा अब तुम हट जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो रेगुलेटर बेचारा खिसक के नीचे आ जाएगा, वहां से हट जाएगा। मतलब लैक्टोज ने क्या काम किया, लैक्टोज ने इंड्यूसिंग का काम किया, यानी इस रेगुलेटर को वहां से हटाने का काम किया, किसने, लैक्टोज ने। लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। तो जैसे आपने पेट्री डिश में लैक्टोज डाली, भाई ग्लूकोज तो यूज करेगा पहले, तब तक ये नहीं चलेगा। जैसे लैक्टोज की बारी आएगी, लैक्टोज रेगुलेटर से बाइंड करेगा, उसे हटा देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ। अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे आगे बढ़ेगा, तुरंत ही यहां क्या बनेगा, इसके हटते यहां से क्या बनेगा, लैग जेड जीन का क्या बनेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और आप जानते हो एमआरएनए से कौन बाइंड करेगा, राइबोसोम की यूनिट, राइबोसोम की यूनिट। और राइबोसोम की यूनिट जब एमआरएनए से बाइंड करेंगी, तो यहां एक प्रोटीन बनेगी, एक प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बन रही है, ये बन रही है प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बनेगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम बन गया। ये एंजाइम क्या काम करेगा, जितनी भी लैक्टोज बैक्टीरिया ने खाई है उसको तोड़ना चालू कर देगा। यानी बैक्टीरिया को अगर अपनी लैक्टोज को तोड़ना है, तो इसकी लैक्टोज क्या काम करेगी, रेगुलेटर को हटाएगी, पॉलीमरेज का रास्ता साफ करेगी, तब ये एंजाइम बनेगा गैलेक्टो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तब लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तब बैक्टीरिया तसल्ली से उसको खाएगा। यानी बैक्टीरिया अपने अंदर इस ओपोरोन को तभी चलाएगा जब उसको खाने को सिर्फ लैक्टोज मिलेगी। ग्लूकोज दोगे तो ग्लूकोज को डायरेक्ट यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। हाँ, लैक्टोज दोगे या ग्लूकोज खत्म हो गया, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए
लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, इस रेगुलेटर को यहां से हटाएगी, हटते ही पॉलीमरेज का रास्ता साफ, तो तीनों एंजाइम अलग अलग बनेंगे, पर अभी तो हम लैक जेड जीन की बात कर रहे हैं। तो लैक जेड जीन से एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगी, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगी, इसलिए इसको लैकोप्रोन बोलते हैं, यानी लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, जो सिस्टम को एक्टिवेट स्विच ऑन करने का काम करती है। तो लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, यहां का टॉपिक नहीं है, पर अब मैं लैकोप्रोन लैक्टोज बेस पढ़ाऊंगा उसको, तो तुम्हें इतना समझ में तो आना चाहिए लैक जेड है क्या। तो लैक जेड एक स्ट्रक्चरल जीन है जो लैक ओपोरोन का पार्ट है। लैक ओपोरोन स्पेशली ग्रुप ऑफ जीन है जो प्रोकैरियोट में काम करते हैं, यूकैरियोट में सिंगल जीन एक्सप्रेस कर लेता है, यहां कई जीन मिलकर के को काम कर रहे हैं, यानी लैक जेड जीन काम तब करेगा जब प्रमोटर और ऑपरेटर काम करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, ये इंड्यूसर का काम करके हटा देगी, तब जाकर के पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से राइबोसोम बाइंड करके प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन कौन सी होगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तब इस बैक्टीरिया के लैक्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब मुझे बताओ ये बेसिक समझ में आया नहीं आया, सॉरी, ये बेसिक समझ में आया या नहीं आया। इतना समझ में आया नहीं आया, फिर मैं आगे की मतलब कनेक्शन समझाऊं। यस सर, आ गया तो बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर आपने पढ़ी नहीं होगी जो मुझे लग रहा है। हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एज लग गया ना, इट इज अ एंजाइम जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। हाँ, अभी नहीं पढ़ा होगा, ये आगे आएगा जब आप मतलब पूरा कर लोगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन आएगा पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन के बाद जीन एक्सप्रेशन आएगा, उसमें आप पढ़ोगे लैकोप्रोन और ट्रिप्रोपोप्रोन, ट्रिप्टो ऐसे ही लैक्टोज बेस्ड होता है, वो ट्रिप्टोफान बेस्ड होता है। खुश रहे बेटा। आई या नहीं आई मालिक प्रभु। चलो, लैक्टोज अगर नहीं होगा तो जरूरत ही नहीं लैकोप्रोन की चालू करने की, भी लैकोप्रोन क्यों चालू करेगा, अपनी एनर्जी क्यों चालू करेगा, समझ रहे हो। अगर उसको ग्लूकोज मिल रहा है, जैसे तुम्हें खाना अगर बना हुआ मिल रहा है, तुम क्यों बनाओगे, क्यों गैस बर्बाद करोगे, क्यों एनर्जी बर्बाद करोगे, बना हुआ खाना मिल रहा है, गरम गरम गाजर का हलवा, ठीक है, गरम गरम बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चूल्हे की, ठीक है, सरसों का साग, समझ रहे हो ना, सब चीजें आपको बनी हुई मिल रही हैं भाई, साथ में देसी गुड़, समझ रहे हो, गाय का देसी घी लगी हुई, हाँ, रोटियां गरम गरम, क्यों आप मेहनत करोगे भाई, इतना कुछ मिल रहा है तो आप कोशिश करोगे मेहनत करने की, बताओ। ठंडी के मौसम में देसी गुड़, गाय के देसी घी की गरम गरम चूल्हे की बाजरे और मक्की की रोटी, ठीक है, और बढ़िया साग, उसके बाद तुमसे कहूं कि बेटा तुम बना लो, मेहनत कर लो, खाना खुद बनाओ, बना लोगे क्या। हाँ चलो ठीक है, नहीं समझे होते ना तो अभी समझ में आ जाती, ठीक है, अभी गाजर के हलवे के साथ साथ, समझ रहे हो, हाँ, गुलाब जामुन भी आता, समझ में आती फिर, ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। तो अगर लैक्टोज नहीं है तो सिस्टम ऑफ रहेगा, लैक्टोज आते ही सिस्टम ऑन होगा, क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम देखना चाहते हो कि बैक्टीरिया लैकोप्रोन चालू कर रहा है या बंद कर रहा है, ये बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा, आप देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। जैसे आप जानते हो यूरिन में ग्लूकोज को ढूंढना है, आपको यूरिन के अंदर ग्लूकोज ढूंढना है, तो आजकल देखा होगा ना एक स्टेप आती है, एंजाइम कोटेड स्टेप आती है, यूरिन में स्टेप डालोगे, स्टेप का रंग चेंज, मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है। जैसे प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है, उसमें स्टेप होती है एंजाइम कोटेड, आपने जैसे यूरिन की एक ड्रॉप डाली, उसका कलर चेंज, मतलब उसमें HCG ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन है, मतलब इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, समझ में आ गया। आज की डेट में जितने भी टेस्ट हैं वो एंजाइम कोटेड आते हैं, ठीक है,
ऐसी बहुत सारे एंजाइम या वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट उसमें है तो वो, समझ रहे हो ना, हाँ, उस एंजाइम प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को, सॉरी सबस्ट्रेट है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे वो एंजाइम कोटेड प्रेगन यूज की स्टेप आती है, उसमें यूरिन डालोगे, यूरिन में अगर एससीजी होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर यूरिन में ग्लूकोज है, ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे आप देखना चाहते हो कि इसमें ग्लूकोज बना या नहीं बना, ग्लूकोज तभी बनेगा जब लैक्टोज लैक्टोज टूटेगा। तो कुछ क्रोमोजन आते हैं, क्या आते हैं, क्रोमोजन, रंगीन क्रोमोजन होते हैं। ये क्रोमोजन, आपने प्लेट में क्या डाल दिया, क्रोमोजन, ये क्या है, क्रोमोजन। आप जानना चाहते हो कि वाकई में चल रहा है नहीं चल रहा, ये कौन है, क्रोमोजन, समझना। अब मैं आ गया अपने एक्सपेरिमेंट पर। क्रोमोजन्स हैं, क्रोमोजोम्स क्या करते हैं, लैक्टोज की प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा, सॉरी ग्लूकोज की प्रेजेंस में, कहीं ग्लूकोज की प्रेजेंस में अगर ग्लूकोज इसमें मिल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज क्रोमोजन कैसा कलर देते हैं, ब्लू कलर। कैसा कलर देंगे, ब्लू कलर। अगर प्लेट का रंग पहले नॉर्मल था, फिर ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर का प्लेट का रंग हो रहा है, तो समझ लो ग्लूकोज बनना चालू हो गया। क्यों, क्योंकि आपने प्लेट में क्या डाल दिए, क्रोमोजन डाल दिए हैं। समझे, हाँ बेटा, हाँ, प्लेट में आपने क्रोमोजन डाल दिए, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में लिख देता हूँ, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, आपने प्लेट में कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल दिए हैं जो लैक्टोज के टूटने पर ग्लूकोज गैलेक्टोज में कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज होने का मतलब है बेटा, क्रोमोजन का मतलब होता है रंगीन कंपोनेंट। कुछ रंगीन पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रंग के बेस पर, क्रोमो का मतलब रंग, ठीक है, क्रोमोफिल पढ़ा होगा आपने, रंग, कलर के बेस पर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, वो क्रोमोजन होते हैं। आपने डाल दिए, अगर लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटेगा नहीं, ग्लूकोज बनेगा, मतलब ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू कलर आ रहा है मतलब ग्लूकोज बन रहा है, मतलब लैक्टोज टूट रहा है। और ब्लू कलर नहीं आ रहा मतलब लैक्टोज नहीं टूट रहा। ये लैकोप्रोन बंद करके रखिए, लैकोप्रोन चलने का मतलब है ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर नहीं आ रहा तो लैकोप्रोन बंद है। भाई आप कैसे देखोगे, जीन को देख थोड़ा ना सकते हैं, बैक्टीरिया को देख थोड़ा ना सकते हैं। आप सिर्फ रंग के बेस पर, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है, अगर लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेंगे, ओपरन चलेगा तो ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर आने का मतलब है लैक्टोज टूट रहा है, लैक्टोज टूटने का मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, बनने का मतलब है लैकोप्रोन काम कर रहा है। लैकोप्रोन काम कर रहा है क्योंकि सिस्टम में लैक्टोज पड़ा हुआ है। लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, ये इंड्यूसर इस रेगुलेटर को यहां से हटा देता है, जिससे पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। समझे, अब बताओ, ये कंसेप्ट मेरा आ गया, पूरा हो गया। अब मैं इसके बेस पर एक्सपेरिमेंट करा पाऊंगा। हाँ, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, कलर कलर कलरजेनिक, बिल्कुल कलर जनरेट करने वाले, जो कलर के बेस पर काफी कुछ बता देते हैं, वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। अब करा दूं एक्सपेरिमेंट, अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है, ओके। एक्सपेरिमेंट कराता हूं, कोशिश करूंगा एक स्लाइड में ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दूं। इस साल जो क्वेश्चन आए थे ना, ये लास्ट ईयर भी कराया था मैंने सेम डिटेल में ऐसे ही। इस साल जो क्वेश्चन आया है, बच्चे फैल गए थे, एकदम तगड़ा क्वेश्चन आया था आउट ऑफ एनसीईआरटी। पर ये दोनों एक्सपेरिमेंट मैं कई सालों से करा रहा हूं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन था वो, समझे। तो अब हम बात करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर, कब क्या होगा, यहां पर लेग जेड जीन। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर, जैसे मान लिया था आपने पीबीआर 322, अब यहां लेंगे PuC8, ये लैब में बड़ा कॉमनली यूज होने वाला प्लाज्मेट है। आप एक बीकर ले रहे हो, सेम वही चीज,
अब देखो आधी चीजें तो आपको पता ही हैं, बस आपने मार्कर चेंज कर दिया है, सॉरी, हाँ सिलेक्टेबल मार्कर चेंज कर दिया है। इस बार आप मार्कर क्या ले रहे हो, इस बार जो मार्कर ले रहे हो आप PUC8 ले रहे हो। इस बार टेट्रासाइक्लिन की जगह यहां पर क्या है, टेट्रासाइक्लिन की जगह यहां पर क्या है, लैक्जेड जीन। एम्पिसिलिन इसके पास होता है, एम्पिसिलिन तो वैसा का वैसा ही है इसमें। अच्छा, दूसरा जीन कौन सा होगा यहां पर, एम्पिसिलिन। समझना, यहां आपने क्या लिया, यहां जो ले रहे हो ये क्या है, आप बोलोगे PUC8 इज अ प्लाज्मिड। PUC8 प्लाज्मिड, आपने PUC8 प्लाज्मिड को ले लिया, क्या ले लिया आपने, PUC8 प्लाज्मिड को ले लिया। क्लियर, सेम वही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। PVR 320, ठीक है, क्यों PUC8 को क्यों लिया, क्योंकि इसके पास एक तो होता है एम्पिसिलिन, AMP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एक होता है लैक जेड जीन, लैक जेड जीन, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नाम के एंजाइम को बनाता है। ये हो गया आपने प्लाज्मिड, ठीक है। इसमें वही तीन चीजें डालोगे जो आपने पहले डाली थी, ठीक है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का कलर चेंज कर देते हैं, कलर क्या कर दूं, ये कर देता हूं। जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, और क्या ले लिया आपने साथ में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज प्लस लाइगेज। दो कंडीशन देखने को मिलेंगी भाई, या तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा या रिलाइगेशन हो जाएगा लेग जीन के अंदर, रिलाइगेशन हो जाएगा, लेग जीन है। या तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या रिलाइगेशन हो जाएगा, दो ही केस है, और कोई केस है ही नहीं। अब वही एक्सपेरिमेंट कॉमन, वही सेम रिपीट कर रहा हूं मैं। इसको उठा करके मैं बीकर में डाल दूंगा जिसमें बैक्टीरिया पहले से पड़े हुए हैं, तीन टाइप के बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन टाइप के बैक्टीरिया, सेम वही सब कुछ है, सब कुछ वही चीज है। तीन टाइप के बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया एक ही टाइप के हैं, इकोलाई, बैक्टीरिया तो सारे इकोलाई हैं, तो तीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्या हैं, इकोलाई। अरे यार, ऑल आर इकोलाई। क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो तीन केस नजर आएंगे, या तो हो सकता है बैक्टीरिया में कुछ भी ना जाए, हो सकता है रिकॉम्बिनेंट एंटर कर जाए, हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट कर जाए, केस है, इज अ प्रोबेबिलिटी। एम्पिसिलिन तो कट किसी में भी नहीं लगेगा, एम्पिसिलिन तो दोनों में सही है। रिकॉम्बिनेंट अगर एंटर करेगा
ये केस आएगा, सेम सब कुछ वैसा ही है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा इसको किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर। ये प्लेट पर ट्रांसफर किया मैंने, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक नहीं है, विदाउट एंटीबायोटिक। विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो तीन टाइप की कॉलोनी देखने को मिलेंगी मुझे, तीन टाइप की कॉलोनी। अभी व्हाइट कॉलोनी दिखा देते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मल्टीपल प्लेटिंग नहीं करनी। पहले मैंने क्या की थी, मल्टीपल प्लेटिंग की थी, एक में एम्पिसिलिन, एक के अंदर टेट्रासाइक्लिन। अब एक सिंगल प्लेट से मेरा काम बन जाएगा, ओनली सिंगल प्लेट से मेरा काम बनेगा। कैसे, ये भी बेनिफिट है इसका। अब मैं रेप्लिका लगाऊंगा इसका, रेप्लिका सिंगल प्लेट पर, सिंगल प्लेट पर रेप्लिका। अब दो प्लेटें नहीं डालनी है मुझे इसमें। मैं एक तो एंटीबायोटिक डाल दूंगा, एम्पिसिलिन, पहला। दूसरा, और क्या डालूंगा उसके अंदर एम्पिसिलिन के अलावा, इसमें क्रोमोजन डाल दूंगा मैं। और तीसरा, मैं इसमें लैक्टोज भी डालूंगा, लैक्टोज। कोई लैक्टोज डालूंगा तभी तो लैकोप्रोन काम करेगा। तो तीन चीजें मुझे इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगी, ठीक है। इसमें तीन चीजें डालने पड़ेंगी मुझे। ये क्वेश्चन इस पर ही बनेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इन तीनों को मैं इस प्लेट पर अप्लाई करूंगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, क्रोमोजन, ठीक है, और लैक्टोज, तीन चीजें डालूंगा। इससे क्या होगा, समझो समझो मेरी बात। एंटीबायोटिक डली हुई है तो एक कॉलोनी तो ग्रो ही नहीं करेगी। ये मानो कॉलोनी नंबर 1 है, ये कॉलोनी नंबर 2 है, ये कॉलोनी नंबर 3 है, यहां पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 है। अब आप देखना, एक कॉलोनी यहां पर ग्रो ही नहीं कर रही है, कॉलोनी नंबर 1 ग्रो नहीं कर रही है। ग्रो क्यों नहीं कर रही, जरा बताओ। एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ये कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही, प्रॉपर कॉलोनी आ ही नहीं रही है, बैक्टीरिया मर गया यहां पर। बेटा उसको लैक्टोज की जरूरत नहीं है, उसको ग्लूकोज की जरूरत है। जैसे आपके शरीर को बताओ ग्लूकोज की जरूरत है या खाने की जरूरत है, आपके शरीर को ग्लूकोज की जरूरत है। पर आप रोटी क्यों डालते हो शरीर के अंदर, सब्जी क्यों डालते हो शरीर के अंदर, समझ रहे हो। अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज पी लोगे तो डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं लोगे, आप रोटी डालोगे, सब्जी डालोगे, समझ रहे हो, आइसक्रीम डालोगे, तो वो टूटेंगे ग्लूकोज में। इसको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दोगे तो मस्त है, पर डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिल रहा, लैक्टोज दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ लेगा, तब अपना काम कर लेगा, सेम आपकी तरह, समझे। चलो, यानी अगर कॉलोनी नहीं आ रही तो मतलब ये कौन सा होगा, नंबर 1 नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो नंबर 1 क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या बता रहा है कि ग्रोथ ही नहीं आ रही, ग्रोथ एब्सेंट है यहां पर। ग्रोथ एब्सेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोथ ही नहीं करेगा। अब समझना, अब एक कॉलोनी का कलर आ रहा है ब्लू, और एक कॉलोनी कलर आ रहा है व्हाइट। ये क्या बताएगी, ब्लू कलर क्या बता रहा है, ब्लू कलर क्या बता रहा है। अच्छा, व्हाइट इधर दिखा देता हूं। आप बताओ ब्लू कलर क्या बता रहा है, ब्लू कलर क्या बता रहा है, और व्हाइट कलर क्या बता रहा है। अच्छा, ऐसे कर दूं, एक मिनट ना, ब्लू इसमें कर देता हूं, व्हाइट इसमें कर देता हूं, जैसे कि सेकंड वो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थर्ड दिखा देता हूं।
ये सेकंड नंबर है। ब्लू और व्हाइट क्या बता रहा है, जरा कोई बता सकता है क्या? व्हाइट कॉलोनी क्या बता रही है और ये ब्लू कॉलोनी क्या बता रही है? ब्लू कॉलोनी ये क्या बता रही है? व्हाइट और ब्लू। व्हाइट का मतलब है यहां पर लेक ओपरोन काम नहीं कर रहा। ब्लू का मतलब है लैक ओपरोन काम कर रहा है। लैक ओपरोन काम नहीं कर रहा मतलब इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया। लैक ओपरोन काम कर रहा है मतलब इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ। इंसर्शनल एक्टिवेशन का मतलब है यहां पर रिकॉम्बिनेंट, समझना, ट्रांसफॉर्मेंट है, तो यहां क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन कलर के बेस पर। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ कितनों के समझ में आई ये कंसेप्ट? कितनों की आया? अब मुझे चाहिए वास्तव में, कितनों के कंसेप्ट समझ में आया ये बताओ। कितनों के समझ में आया बेटा? बीएमएस आ गया, कंसेप्ट क्लियर गुरुजी, बहुत बढ़िया। पीयूसी बहुत सारे होते हैं, पीयूसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीयूसी के, ठीक है? ऐसे मैं पीयूसी 8 ले रहा हूं, ठीक है? हाँ, सब मैंने बताया ना भाई। पी प्लाज्मेट होता है, यूसी साइंटिस्ट के नाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर होंगे वो नंबर ऑफ आइसोलेशन है। तो ऐसे इनके सबके अपने अपने नाम है। तो पीयूसी 8 मैंने लिया है पीवीआर 322 की जगह। अब क्वेश्चन नीट का कैसे आएगा आप ये देख लो, नीट का क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। अगर ग्रोथ एब्सेंट है तो क्या मतलब है? पर ग्रोथ का कलर कैसा है? व्हाइट, तो क्या बता रही है? ग्रोथ का कलर कैसा है? ब्लू, तो क्या बता रही है? ग्रोथ नहीं है तो क्या मतलब हो गया? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन, भाई व्हाइट कलर का मतलब है रिकॉम्बिनेशन, इंसर्शन, एक्टिवेशन हो गया। मतलब ब्लू कलर नहीं आ रहा क्रोमोजन की प्रेजेंस में, मतलब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट।
अब मुझे बताओ, ब्रेन में सेट हुआ है नहीं हुआ? ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पहला वाला, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। भाई ब्लू कलर आने का मतलब है लैक्टोज की प्रेजेंस में जीन काम कर रहा है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ, लैक्टोज की प्रेजेंस में व्हाइट की व्हाइट ही कलर है, मतलब भैया उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। क्रोमोजन का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं, बस प्लेट में डाल दो के पता ही नहीं चलेंगे। समझ में आया? हाँ। हाँ, पर प्लेट अगर ब्लू कलर की हो जाती है तो समझ लो, समझ लो कि लैक्टोज टूट रहा है, या ना, यानी लैक जेड जीन काम कर रहा है, उसका इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ। हाँ बेटा, व्हाइट कॉलोनी में लैकोप्रोन काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि लैक जेड जीन उसका बर्बाद हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब बताओ, कोई डाउट? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा एक ये पार्ट खत्म होता है, अब मैं चलूंगा आगे, ठीक है? ये तो मैंने पूरा वेक्टर समझा दिया आपको, वेक्टर की प्रॉपर्टी बता दी, 2 एक्सपेरिमेंट भी करा दिए, ठीक है? और ड्रग रेजिस्टेंट जीन भी करा दिया मैंने, और लैकजेट जीन भी समझा दिया, और लैकोप्रोन भी मैंने पूरा बेसिक करा दिया। अब डेप्थ में आप कहां पढ़ोगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसमें तीनों जीन के फंक्शन, लैक्टोज कैसे काम करती है, ग्लूकोज कैसे काम कर सकता है, ट्रिप्टोफान के केस में क्या होगा, यूकैरियोटिक में जीन कैसे काम करते हैं, ठीक है? इंट्रॉन क्या होते हैं, एक्सोन क्या होते हैं, डिटेल्ड में पढ़ोगे, ठीक है? कोई नहीं, ठीक है, वो अपना पैरेलल चलेगा बॉटनी में। अब यहां आ जाओ, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। अब जैसे कोई प्लांट के अंदर आपको कि जीन को क्लोन करना है, पहुंचाना है, तो कौन सा वेक्टर यूज करोगे? एनिमल के अंदर किसी जीन को भेजना है, कौन सा वेक्टर यूज करोगे? बैक्टीरिया के अंदर किसी जीन को भेजना है, कौन सा वेक्टर यूज करोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बेसिक कुछ वेक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब काम अगर हुआ है ना, तो उस पर हुआ है, ठीक है, प्लांट के ऊपर भी। प्लांट के अंदर एनिमल प्रोटीन आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बायोटेक प्लांट पे कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर अगर किसी कोई भी जीन आपको पहुंचाना है तो एक ही वेक्टर यूज करोगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑलवेज को सोचना ही है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को ही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो प्लांट में जाए, ठीक है, आपके जीन की मल्टीपल कॉपी बनाए। समझ रहे हो? तो इसकी खोज कैसे हुई, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया की। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, खुद प्रोकैरियोट होते हुए यूकैरियोट में जाकर के, समझ रहे हो आप, एक्सप्रेशन कर लेता है। यानी इसके पास 2 टाइप की ओवरआई साइड है, ये प्रोकैरियोट में भी एक्सप्रेस कर लेता है, और यूकैरियोट में जाकर के, ठीक है, वहां भी एक्सप्रेस कर लेता है। मतलब इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, समझा रहा हूं अभी, ठीक है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर ये एक तरीके से पैथोजन है, जैसे मैं दिखाऊं डायग्राम से समझ में आएगा। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो प्लांटों के अंदर क्राउन गाल मतलब एक कैंसर होता है एक तरीके से, मानो प्लांट कैंसर कहते हैं। प्लांट कैंसर दिख रहा है, ये प्लांट कैंसर क्राउन गाल बना देता है, एक ऐसा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया प्लांट की रूट में, डाइकॉट प्लांट की रूट में ये बैक्टीरिया है, प्लांट की रूट में एंटर कर जाता है और क्राउन गाल बना देता है कैंसर। सर क्या फायदा है ऐसा करने से? इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, इसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, समझना। और टीआई प्लाज्मिड के पास एक डीएनए है, टी डीएनए, ये इसका अपना क्रोमोसोम है, उससे कोई मतलब नहीं है। तब जब प्लांट में इन्फेक्शन करता है ना, तो अपने प्लाज्मिड को प्लांट सेल में डाल देता है, तो उसका टी डीएनए भी कहां चला जाएगा? प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। और टी डीएनए की खास बात पता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ये प्लांट के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्रिएट कर देगा, ठीक है? और साथ में ये प्लाज्मिड कुछ ऐसी प्रोटीन बनाता है जिसको ये बैक्टीरिया खाता है। यानी बैक्टीरिया को जिसकी जरूरत होती है वो सारी प्रोटीन किससे बनती है? टीआई प्लाज्मिड से, ठीक है? और वो प्रोटीन जिंदगी भर बनती रहे तो उसके लिए इसके पास क्या होता है? टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। तो जैसे ही वो इंड्यूस कर देता है तो यहां पर सेल की ग्रोथ चालू हो जाती है, बहुत सारी सेल बननी चालू हो जाती है, और सारी सेल उस प्रोटीन को बनाएंगे क्योंकि उसमें टीआई प्लाज्मिड है, जिसको ये बैक्टीरिया चाहता है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रेटेजी है, ये किसी भी डाइकॉट प्लांट की रूट में क्राउन गल क्रिएट कर देता है, मल्टीपल ग्रोथ चालू हो जाती है सेल की, और वो सेल इस बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाना चालू कर देती है। साइंटिस्टों ने इस चीज को समझा,
उन्होंने कहा अच्छा भाई, प्रोकैरियोट होते हुए तो यूकैरियोट के अंदर एक्सप्रेस कर लेता है, यानी तेरे पास दो ओआरआई साइड है, प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करने वाली और यूकैरियोट में एक्सप्रेस करने वाली। ठीक है, प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करने वाली ओआरआई साइड और यूकैरियोटिक में एक्सप्रेस करने वाली ओआरआई साइड। ओआरआई का मतलब है वो साइड जहां पर प्रोकैरियोटिक एंजाइम बाइंड करते हैं, या वो साइड जहां पर यूकैरियोटिक एंजाइम बाइंड करते हैं। समझ रहे हो ना? एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, समझना, एक ऐसा प्लाज्मिड जो प्रोकैरियोट में भी रेप्लिकेट कर लेता है और यूकैरियोट में भी रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप की ओआरआई साइट है। समझे? अभी रुको, अभी आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्लाज्मिड को ढूंढा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट, मोनोकॉट नहीं, सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। एक कौन सा डीएनए है उसके पास? टीडीएनए है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल, ये टीडीएनए नॉर्मल सेल को किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है? ट्यूमर, ट्यूमर में कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस, जो कुछ केमिकल बनाती है ट्यूमर सेल, जिनको ये पैथोजन यूटिलाइज करता है। साइंटिस्टों ने ढूंढा इसको, तब साइंटिस्टों ने दिमाग लगा के क्या काम किया, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, समझना, जिसके पास टीडीएनए था। बस इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, इसको मॉडिफाई किया। अब क्या किया? मॉडिफाइड, रूपांतरित। मॉडिफिकेशन में क्या कर दिया, इसका टीडीएनए कट करके निकाल दिया, और इसको ऐसा मॉडिफाई किया कि ये डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों के अंदर एंटर कर सके। ठीक है, और टीडीएनए उड़ा दिया जो कैंसर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या करता है, विच इज नो मोर पैथोजेनिक, अब पैथोजेनिक नहीं है ये, बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट इन वेराइटी ऑफ प्लांट। अब ये क्या कर रहा है, आपके जीन को, भाई टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को उड़ा दिया, उसकी जगह आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया, और इसको ऐसा मॉडिफाई किया कि डाइकॉट के अलावा ये वेराइटी ऑफ प्लांट के अंदर जाकर के आपके जीन को पहुंचा सके। तो बस फिर जाकर के इस पूरी इंडस्ट्री में इस टीआई प्लाज्मिड को धड़ल्ले से यूज किया जाना चालू कर दिया, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से आइसोलेट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी प्लांट का केस आएगा, प्लांट में किसी भी जीन को डालना है, कौन सा प्लाज्मिड यूज करोगे? टीआई प्लाज्मिड। कहां से आइसोलेट करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये प्लाज्मिड कैसा प्लाज्मिड है? मॉडिफाइड है। ये सेवरल वेराइटी ऑफ प्लांट के अंदर आज की डेट में यूज होता है। ये पूरी कहानी हो गई, आप याद रखोगे। एनिमल सेल के अंदर किसी जीन को पहुंचाना है तो आप ऐसा वायरस यूज करो जो एनिमल सेल के अंदर अपने डीएनए को जोड़ लेता है। तो आप जानते हो रिट्रोवायरस, जितने भी रिट्रोवायरस हैं आरएनए वायरस है। ठीक है, जैसे आप जानते हो, ठीक है, भाई हमारी लिवर के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस है, रिट्रोवायरस है। ठीक है, तो ऐसे वायरस ढूंढो जो अपने डीएनए को हमारे डीएनए से जोड़ लेते हैं, उनके पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को निकाल दो, उसकी जगह अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ करके आप यूज कर लो। तो एनिमल सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेट्रोवायरस का पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा अभी मैं। ठीक है, जीन थेरेपी के अंदर एनिमल में आप रेट्रोवायरस यूज करते हो, बस इतना ही याद रखो। जब भी एनिमल सेल की बात आएगी रेट्रोवायरस, प्लांट सेल की बात आएगी टीआई प्लाज्मिड। कहां से आइसोलेट करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियन से। अच्छा, दो समझ में आ गए, वेक्टर प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे, एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, और बैक्टीरिया के लिए तो प्लाज्मिड बता ही दिया मैंने। तो तीन चीजें हो गई। तो अब हमारा वेक्टर वाला पॉइंट पूरा कवर हो गया, यहां तक पूरा कवर है वेक्टर वाला पॉइंट। अब बताओ, वेक्टर समझ में आया? अब कॉम्पिटेंट होस्ट है, छोटा सा ही है। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है किसी सेल के अंदर, होस्ट के अंदर अपने प्लाज्मिड को अगर पहुंचाओगे, तो कुछ मेथड और भी हैं, ये तो मेथड ये थे ही। ठीक है, एक हीट शॉक ट्रीटमेंट होता है, एक जीन गन होती है, यस, उसके थ्रू भी आप पहुंचा सकते हो वेक्टर को। ठीक है, हाँ, और एक माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक भी होती है, वो भी समझाऊंगा। तीन मेथड है। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब समझो, अब समझना है इसको अच्छी तरीके से।
ड्रॉ करो इसको, हीट शॉक मेथड बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट को पहुंचाने का एक तरीका है, हीट शॉक मेथड। नोट करो उसको। अब सबसे पहले तो मैं ई कोलाई लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? ई कोलाई। इसमें क्या पड़े हुए हैं? बहुत सारे ई कोलाई। ये ई कोलाई पड़े। बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट समझो। ढेर सारी इकुलाई हैं। इकुलाई के अंदर मुझे क्या पहुंचाना है? एक रिकॉम्बिनेंट को पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? एक रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। एक ही दिखा देता हूं मैं। ये रिकॉम्बिनेंट है मेरा। इस पर चार्ज कैसा होता है? डीएनए के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप जानते हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगा प्लस कैल्शियम आयन। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा इसके अंदर, एक फनल लूंगा। इस फनल में क्या होंगे? मेरे रिकॉम्बिनेंट पड़े होंगे। मेरे रिकॉम्बिनेंट होंगे बहुत सारे। और इन रिकॉम्बिनेंट से कौन जुड़े होंगे? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। समझना, कैल्शियम आयन। और रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है। इन सबको आप अप्लाई कहां कर दोगे? ऐसे एक दिखा रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे करके आप कहां अप्लाई कर दोगे? इस सॉल्यूशन में, जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? ई कोलाई। ई कोलाई। अब आप क्या करने वाले हो? हीट शॉक। हीट शॉक में क्या होता है? पहले आप 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे, फिर इसको आइस पे रखोगे, फिर 42 करोगे, फिर आइस पे रखोगे। नहीं, पहले ये करोगे, फिर ये करोगे। 42 आइस, 42 आइस, 42 आइस। यानी पहले गर्म करोगे, फिर ठंडा करोगे, गर्म करोगे, ठंडा करोगे, गर्म करोगे, ठंडा करोगे, गर्म करोगे, ठंडा करोगे। इस पूरी प्लेट को, पूरे बीकर को गर्म ठंडा करने से क्या होगा? इस बैक्टीरिया की वॉल में बड़े बड़े पोर बन जाएंगे। इनका पोर साइज मतलब बड़ा हो जाएगा। पोर साइज बड़ा हो जाएगा। और पोर साइज बड़े होने का फायदा क्या है? पोर साइज बड़े होने की वजह से, ठीक है, पोर साइज बड़े होने की वजह से कैल्शियम आयन बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेंगे। और कैल्शियम आयन के एंटर करते ही, कैल्शियम के प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम आयन के एंटर करते ही आपका रिकॉम्बिनेंट भी बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। समझे? तो हीट शॉक ट्रीटमेंट की हेल्प से आपका रिकॉम्बिनेंट कैल्शियम आयन की मदद से कहां एंटर कर जाएगा? सेल के अंदर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या प्रोसेस चल रही है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। एक तरीका ये, इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। यानी 42 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हो, ये हीट हो गया, फिर ठंडा, फिर हीट, फिर ठंडा, आइस, फिर हीट, फिर आइस। इससे ये कैल्शियम आयन अंदर आते हैं, तो कैल्शियम के साथ आपका रिकॉम्बिनेंट भी अंदर आ जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट आपका अंदर आ गया। समझे? तो एक मेथड तो ये हो गया आपका अपने रिकॉम्बिनेंट को होस्ट के अंदर पहुंचाने का तरीका, इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस, देन आइस, फिर 42, फिर आइस। तो ये हीट शॉक ट्रीटमेंट है, समझे? ये हीट शॉक ट्रीटमेंट है। आप बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। ये कौन है भाई, ये कौन है? सिद्रा खान सर, स्लाइड से क्यों पढ़ा रहे हैं? लिखकर पढ़ाने से ज्यादा समझ में आता है। तो बेटा तेरे समझ में कैसे भी नहीं आता है। समझ में आया? पूरी जूलॉजी खत्म करने के बाद अगर कोई बच्चा या बच्ची ऐसा लिखता है ना, समझ लो उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है। ये मान के चलो, डन, 100% बोल रहा हूं। जिसको समझ ही नहीं आया आज तक ये चीज, तो अभी भी वो लिख रहा है, सोचो मतलब पूरा सिलेबस पूरी साल का खत्म होने के बाद अगर बच्चा यहाँ लिख रहा है ना ये, तो समझ लो वो किस स्तर पर होगा, क्या सिलेक्शन देगा पता नहीं। समझ में आया? मोहम्मद काइफ भी लिख रहे हैं, लिख कर पढ़ाओ। अबे तेरी, मैं लोड लोड के पढ़ा रहा हूँ क्या? सामने होता जड़ देता मैं खींच के। ये क्या चल रहा है ये? नहीं होगा तो स्पैमर। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ, सामने होता ना तो इनके ढंग से चपाटे पे दो चार गाल पड़ जाते ना, बस लाइन पे आ जाते हैं। जरूरी होता है भाई दो चार चढ़ना भी, जीवन सुधार देते हैं कभी कभी। समझ में आया? अरे स्पैमर स्पैमर सब कुछ है। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई नहीं। मेरी तो कोशिश रहती है कि भाई एक बार पढ़ाऊं, दोबारा पढ़ाने की जरूरत ही ना हो। ठीक है, चलो चलो भाई, बच्चे हैं ना, उनमें इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी। आ जाओ। सेकंड मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। अगर किसी एनिमल सेल, बट क्वेश्चन इतना ही आएगा, अगर एनिमल सेल के अंदर, अबे भाई एनिमल सेल के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट को पहुंचाना हो तो क्या यूज करोगे? माइक्रो इंजेक्शन। बैक्टीरिया के अंदर हीट शॉक ट्रीटमेंट। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन वही, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से आपने रिकॉम्बिनेंट पहुंचा दिया, निडल की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट पहुंचा दिया अंदर। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन है। अगर किसी प्लांट सेल के अंदर, तब आप बायोलिस्टिक गन, नीट में बहुत बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। बायोलिस्टिक गन, जीन गन, बस कुछ नहीं है, बस ये एक लाइन ध्यान रखनी है। ये तो मैं सब चीजें एक्स्ट्रा लिखता हूं कुछ उन गधे बच्चों के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में तो इतना ही लिखा जाता है, गन फॉर प्लांट। ठीक है, ये गन यूज करते हैं प्लांट के केस में, और कुछ भी नहीं है, सेम वही मेथड है। ठीक है, यहां पर आप गोल्ड या टंगस्टम यूज कर लो, गोल्ड या टंगस्टम। भाई गोल्ड है या टंगस्टम है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हो। गोल्ड या टंगस्टम, इस पर के चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। डीएनए पे चार्ज कैसा होगा? डीएनए पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। दोनों को मिलाओगे एक ही जगह, तो दोनों चिपक जाएंगे आपस में। तो वही तो हमने किया है। यहाँ पर आपका क्या क्या है, आपका डीएनए रिकॉम्बिनेंट और गोल्ड पार्टिकल थे, वहां पर डीएनए और कैल्शियम थे, या कैल्शियम की जगह हमने गोल्ड पार्टिकल ले लिए। और यहां से बम्बार्टमेंट करते हैं, ये गन होती है, बम्बार्टमेंट करते हैं, दबाते जाते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर आपके रिकॉम्बिनेंट एंटर करते जाते हैं, कर जाएगा जो भी है। ठीक है,
समझ रहे हो? तो इसको बायोलिस्टिक गन या जीन गन बोलते हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड या टंगस्टन यूज करते हैं क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी हेल्प से भी आप डायरेक्टली डीएनए को पहुंचा सकते हो। यहां पर आकर के आपका आज का टॉपिक एंड हो जाता है। यस, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी प्रोसेस कराने वाला हूं। आपको सबसे समझाऊंगा कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं, उसके फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं, उनमें से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ढूंढते हो। 1 मिनट यार, अचानक से बैटरी में से कुछ आवाज आ रही थी, ठीक है, हाँ कोई नहीं, ठीक है। फिर उस जीन को पीसीआर में डाल करके उसकी एम्पलीफिकेशन कैसे करते हो, ठीक है। फिर वेक्टर में कैसे जोड़ते हो, फिर होस्ट में कैसे डालते हो, बता दिया मैंने। फिर बड़े बड़े फर्मेंटर में डाल करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, ये डिटेल्ड चलेगा अगली क्लास में। यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां पर मैं एंड कर दूंगा, समझे। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आएंगी, एक पीसीआर और एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी अगली क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। वो लास्ट क्लास होगी, समझो इसकी मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा बताओ। जरा बताओ। थर्ड, देखो क्या बता रहे हैं बच्चे। सेम एंजाइम, यस एब्सोल्युटली राइट, बेहतरीन। जरा बताओ, अरे ये तो बता दोगे, ये तो बता दोगे यार, ये तो बता दोगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, स्टैनले कोहिन एंड हर्बर्ट बोयर। और भी है क्या? ओके, और ये तो मैं करा चुका हूँ, टेट्रासाइक्लिन ससेप्टेबिलिटी। अच्छा, कल वाले क्वेश्चंस आ गए, ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और है, जरा बताना। अगर मुझे ह्यूमन लिम्फोसाइट में कोई जीन डालना हो तो मैं किस वेक्टर को यूज करूंगा? जो थर्ड लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, रिट्रोवायरस, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर कुछ भी डालना होगा तो आप रिट्रोवायरस यूज करोगे भाई। एनिमल सेल रिट्रोवायरस, ओके। तो मिलते हैं बेटा, ठीक है। बायोटेक और ह्यूमन, अच्छा हेल्थ एंड डिसीज, ओके। देखो, अब मैं बाईटी पर भी दोनों ही कराने वाला हूं। जिसको रिवीजन करना हो बायोटेक या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, ठीक है। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आएगा मुझे लग रहा है, हाँ, फिर बायोटेक आएगा। जिसको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो शायद इस वीक, कल तो क्रिसमस है, शायद क्लास नहीं होगी क्रिसमस वाले दिन। कल शायद आपका ऑफर रहेगा, क्रिसमस है ना, ओके। और मतलब लेने को ले सकते हैं, देख बात करेंगे। वैसे वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग का चक्कर रहता है, टीम होगी नहीं, उनकी छुट्टी होगी, ठीक है। देखते हैं कैसा है, ठीक है। कल तो जहाँ तक ऑफ है कोई दिक्कत नहीं, ऑफ भी है तो आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो, ठीक है। पर देखते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब उसमें प्लानर में ऑफ है, जो तुम्हारा प्लानर मिला हुआ है। हाँ, तरुण से क्लास होगी तो शायद वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 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 सबको ही मिड जैन तक खत्म करना है और अच्छे से करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि छुट्टियां तुम्हारी ना सब तुम्हें दें, ठीक है। पर ठीक है, मस्ती से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। न्यू ईयर वाले दिन छुट्टी कैंसिल कर देंगे, कल वाली
डिपेंड करेगी टीचर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो, ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। और ये एक पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, कहीं प्रोसेस में कराऊंगा ना तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। और मैंने बहुत दिल से कराई है, सच कह रहा हूं, दिल से कराई है। ठीक है, मतलब बहुत, मतलब ये समझो कि मैं इतने कैरियर में, इतने साल के अंदर ऑनलाइन लेक्चर भी देखे थे एक जमाने में जो लोग कर लेते थे, ऑफलाइन में मैंने कितने इंस्टीट्यूट में देख चुका हूँ। मैं जो दे रहा था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज दी है जो हम लोगों ने, मतलब खुद मैंने लैब में की है, बिल्कुल उस तरीके से कि तुम्हें बहुत समझ में आए। तो मैं मान के चलूंगा, जब प्रोसेस चला कराऊंगा मैं नेक्स्ट उसमें मंडे को। ठीक है, मंडे। हम्म। तो प्रोसेस जब मैं कराऊंगा तो पूरा एकदम मजा आना चाहिए आपको, मतलब मजा आ जाना चाहिए प्रोसेस के अंदर। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।